नमस्कार दोस्तों, काश इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अंकुश शुक्ला। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अवेयरनेस और उससे पीड़ित मरीजों से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस बार का जो वीडियो है वो आपको अंदर से झकझोर देने के लिए काफी होगा। मैं एक ऐसे सिविल इंजीनियर की कहानी लेकर आया हूं जो मुंबई से बिलोंग करते हैं और एक समय बहुत ही एस्टेब्लिश जीवन उनका था, लेकिन अचानक से जीवन में एक मोड़ आया और वो पूरी तरीके से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की चपेट में आते चले। नतीजा ये हुआ कि एक हंसती खेलती जिंदगी, एक बेहतरीन जॉब करती हुई जिंदगी आज मोहताज बनकर रह गई है। हालांकि उन्होंने इस परेशानी से उबरने की भरसक कोशिश की। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सचिन गंगाराम फटांगरे की, जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं और इस वक्त काफी संघर्ष कर रहे हैं वो अपनी सेहत को फिट करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम सचिन से आपका परिचय करवाते हैं। सचिन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ सर, थैंक यू सर। अब सबसे पहले सचिन, आप अपनी एक फुल इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। जी। एक्चुअली मैं 2006 में सिविल इंजीनियर का सचिन, डिप्लोमा। यहाँ रोकना चाहूंगा। सब इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताएं, आपके घर में और कौन कौन है ये बताएं। एक ये बेसिक जानकारी आप दें, बाद में हम हाँ। आपसे जैसे जैसे सवाल करेंगे आपकी जानकारियां सामने लेकर आएंगे। अच्छा जी। मेरा नाम सचिन गंगाराम पटांगरे है और मेरे पिताजी पुलिस में थे। मतलब 6 फुट का कद है उनका। और मतलब अ, ऐसा भी नहीं कि वो इनएक्टिव पर्सन है, लेकिन मेरे बारे में कुछ ऐसा हो गया कि मेरा HL B25 42 हो गया। अच्छा सचिन, आपकी एज अभी क्या होगी? अभी मैं 36 क्लियर है और अच्छा 37 चालू है। अच्छा, दूसरी बात कि आपके परिवार में और आपके पिताजी के अलावा और कौन कौन से लोग हैं? मेरा एक छोटा भाई है जी। जो कि क्लियर है। मतलब उसको कुछ बॉडी के कुछ है नहीं है। हम्म। मतलब अच्छा, तो सचिन, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप इस वक्त जो है मुझे लगता है किसी अस्पताल में हैं या किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मतलब एक ट्रीटमेंट का माहौल है। तो आप बताएंगे इस समय आप कहाँ पे हैं? मैं हॉस्पिटल में भी नहीं हूँ और जी। एक कम ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में भी नहीं हूँ। हम्म। मैं एक ओल्ड एज होम में हूँ, ओके। तो आप जहाँ लोग 60 70 या 80 के दशक में आते हैं जी। और वहाँ पे आने के बाद वो लोग मतलब लास्ट स्टेज होता है उनका। ओके। तो दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सचिन जो कुछ हमसे कह पा रहे हैं उसमें भी उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका जो ये जॉ जो बोन होता है वो फ्यूज हो हाँ चुका है, तो बोलने में उनको परेशानी हो रही है। तो काफी ध्यान देकर सुनना होगा। हम कोशिश करेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो टेक्स्ट में भी हम इस वीडियो में लिख कर डालें ताकि स्पष्ट समझ में आए। तो अब हम जरा जानते हैं सचिन के बारे में। उनको उनकी उनकी पिछली जिंदगी, जो बीती हुई जिंदगी है, थोड़ा उस पर नजर डालेंगे। सचिन, सबसे पहले आप बताइए कि आपको कब पता चला कि आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, किस उम्र में? 2008 में है ना। ठीक। मेरा हीमोग्लोबिन लेवल है हम्म। 5.5 पे हुआ था। ओके। तो वो टाइम पे भी मैंने 2 ब्लड का जो ये होता है, हम्म। 2 ब्लड का यूनिट होता है या टिश्यू होता है। हम्म। मतलब टिश्यू उसको मराठी में बोलता है, हम्म। तो हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, वो डाला था।
तो 2008 में वो ठीक हुआ था। 2009 भी मेरे को वापस ब्लड लेवल कम होता, ओके। तो 5.5 लेवल पे आ गया था। हीमोग्लोबिन। हाँ, हेमोग्लोबिन। ओके। तो वापस हमारा गांव का जो डॉक्टर है, एक्चुअली हमारे गांव में कोई ये र्यूमेटोलॉजिस्ट नहीं है, ओके। और अभी तक नहीं है। हम्म। मतलब 10-12 साल हो गए उसको। आपके गांव का क्या नाम है, एक बार मैं फिर से जानना चाहता हूँ। संगमनेर। अच्छा, ठीक है। ये तालुका डिस्ट्रिक्ट है, हम्म। और सिंध के नजदीक आता है। ओके। तो यानी कि 2008 में आपको पता चला था कि आप एड्स से नहीं नहीं, पीड़ित हैं। एक्चुअली पता नहीं वो डॉक्टर इंटेलिजेंट था हम्म। कि नहीं था, लेकिन हम्म। उसने मुझे 2008 में बता दिया था कि हम्म। तुमको एंकल स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं नहीं कुछ कर पाया। ओके। तो ये मतलब ये उन्होंने कहा, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब इलाज आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? नहीं, उन्होंने क्या बोला था हम्म। कि कुछ इंजेक्शन होते हैं हम्म। 30-40 हजार रुपए के। अच्छा, यानी वो तो यानी यानी उसी वक्त आपको बायोलॉजिक्स के बारे में उन्होंने एक तरीके से बता दिया था कि बायोलॉजिक्स ही लेना। में बोला था, हम्म। लेकिन उन्होंने बोला था कि इंजेक्शन रहते। ओके, इंजेक्शन। हाँ, वही 10-12 साल पहले बोला था, लेकिन कम से ओके। कम। हम्म। तो मेरे को वो बात कुछ जची नहीं, और वो होने के बाद भी मैंने कम से कम 3-4 साल बाद भी जॉब किया। अच्छा, वो मतलब पता चलने के 3-4 साल बाद तक भी आपने जॉब किया? हाँ, उसके बाद भी जॉब किया मैंने। हम्म। लेकिन वो क्या, धीरे 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 बैक पेन बढ़ता गया। हम्म। मेरा क्या बोलते हैं, बैक एंड फॉरवर्ड झुकता गया, हम्म। और वो मैं कुछ नहीं कर पाया मतलब फिर। आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती चली गई, आपका पोस्चर जो है वो डिटोरिएट होता चला गया, फिजिकल हाँ लिमिटेशंस बढ़ गई आपकी, यही कहना हाँ, चाहते हैं? तो तो आपने जॉब कब छोड़ी? 2012 में। 2012 में जॉब छोड़ दी। तो अपने व्यूअर्स को मैं एक बार बताना चाहूंगा कि सचिन सिविल इंजीनियर थे, मतलब हैं अभी भी, लेकिन ये जॉब कर रहे थे। इन्होंने एक काफी बड़ी कंपनी में काम करते थे, और इनकी उस वक्त सैलरी 35,000 रुपए थी। लेकिन हाँ लेकिन इस बीमारी का दुर्भाग्य देखिए कि इस बीमारी ने इनको इतना मजबूर कर दिया कि वो नौकरी छोड़नी पड़ी। आज सचिन आर्थिक रूप से तो परेशान हैं ही, और साथ साथ अपनी सेहत को सुधारने के लिए लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। और मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगा कि इस स्थिति में पहुंच के भी इनकी उम्मीद बाकी है। ये लगातार जूझ रहे हैं, और इस उम्मीद से जूझ रहे हैं कि एक दिन ये अपने पैरों पे खड़े होंगे। और मैं आगे इनसे और भी जानने की कोशिश करता हूं कि क्या हुआ। तो सचिन, जब आपको पता चला कि आपको एस है, आपने जॉब छोड़ दी, तो जहां तक मुझे आपके बारे में जानकारी मिली है, कुछ पारिवारिक स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि पेरेंट्स को ये गलतफहमी हो गई कि आपको कुछ भयंकर बीमारी हो गई, और वो उन्होंने आपको अपने घर से ही निकाल दिया। क्या ये सही बात है? हाँ, नहीं, वो एक नेगेटिव एनर्जी बना रहता है फिर घर में। हम्म। तो क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताइए इस बारे में, हाँ डिटेल्स में नहीं, थोड़ा बताइए। हाँ, तो उनको क्या, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बना रहता था घर में, हम्म। कि मेरे मेरी वजह से सब बुरा हो रहा है, हम्म। मेरी वजह से सब ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम्म। तो मैंने क्या फिर डिसीजन लिया, मतलब 1 साल तक, 2-3 महीने तक ठीक रहता है, कुछ होता है तो। टीबी, अगर आदमी को टीबी भी होता है ना, तो टीबी 6 महीने में ठीक होता है, हम्म। या 8 महीने में ठीक होता है। तो लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मेरे घर वाले मेरे बारे में वो नेगेटिव क्या बोलते हैं, थॉटिंग सोचते थे। हम्म। फिर मैंने क्या सोचा कि नहीं, अपने को ये फिर
मेरे घर वाले मतलब मेरे पिताजी तो ये हो गए थे, रिटायर हो गए थे। तो फिर इनको क्यों अपने वजह से टेंशन लेने का, तो मैंने क्या सोचा कि नहीं, आप अपने को इस घर में रहने का ही नहीं चाहिए। ओके। तो मैंने क्या सोचा, किसी एक आश्रम में जाके रहते अपन। तो फिर मैंने आश्रम ढूंढने के बारे में सोच लिया। तो जहाँ पे कम पैसे में किधर अपने रहने का इंतजाम हो सकता है तो हो सके। तो 2018 में यहाँ पे नवी मुंबई में एक आश्रम था, अभी नाम नहीं बताऊंगा आपको। जी जी। 1.5 लाख रुपए में वो पूरा अपना जिंदगी भर का रहने का, खाने का, जीने का वो सब करने वाले थे। तो मैंने मेरे घर वालों को क्या कन्विंस किया कि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, अच्छा। एक छोटा बेटा भी है आपको, तो छोटा बेटा आपको जो भी करेगा वो कुछ करेगा, मेरे को आप छोड़ दो कि मैं अभी मर गया हूँ उधर। मैंने आपने खुद ही अपने आप को उन लोगों से वो कर लिया, ये सोच के कि मैंने 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 खुद अपने आप को उनसे अलग कर लिया। यानी आप निराश हो गए थे पूरी तरीके से उस वक्त? नहीं नहीं, मैं निराश नहीं हो गया था, वो लोग मेरे से निराश हो गए थे। अच्छा, मतलब जो पारिवारिक सदस्य हैं उनकी स्थिति को देख के, उनकी चिंता को देख के आपको लगा कि इनके सामने मेरा अब रहना ठीक नहीं है, मैं अलग चला जाता हूँ। चिंता नहीं, हम्म। वो लोग मेरे से निराश हो गए थे। अच्छा आप अच्छा। समझे क्या मैं क्या बोला? हाँ, मैं समझ गया उनकी निराशा हो, मतलब वो निराशा में चले गए थे आपको लेकर, आपकी स्थिति को लेकर। उनको लग रहा हाँ था कि अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, कुछ ऐसा ही माहौल था। हाँ, तो मेरे को क्या लगा, एक दिन ये लोग निराश होके मेरा ही गला दबा देंगे। अच्छा। तो ये कंडीशन पे वो स्थिति था। हम्म। तो मैं क्या बोला, तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा कन्विंस कर लिया कि मेरा भी थोड़ा था, थोड़ा पेंशन का पैसा आना बाकी था। तो मैं उनसे बोला कि वो 1.5 लाख रुपए भर दो आप, मैं आपको मेरा आने के बाद दे दूंगा। तो अभी मेरा 3.5 लाख, 3.5 साल हो गए यहाँ पे आने के बाद। तो ओके। अभी ठीक है, थोड़ा अच्छा। सा डिस्टेंस भी बना रहता है, उनसे बात भी होता रहता है हर दिन के बाद। जी 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 जी। सचिन, एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब जिस तरीके से आपकी ये हालात हुई, आप मतलब एक तरीके से बेड रिडन हो गए, आपको कुछ सूझ नहीं रहा था, तो कैसे उम्मीद कैसे जगी? उम्मीद से मतलब भगवान है। ये जो लड़ाई आप जारी रखे हुए हैं ऐसे हालात में भी, ठीक है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप फिलहाल अभी भी बेड रिडन है, लेकिन मैं इसलिए संतोष जता सकता हूँ कि मैंने सुना है कि आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा संतोष जता सकता हूँ और उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले समय में शायद आप अपने पैरों पे चल के खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये संघर्ष करने का जज्बा कहाँ से आया आपके आप में? इस स्थिति में भी आके लड़ाई जारी रखी हुई है, घर वालों से अलग हैं, ठीक है, ये जानते हैं कि किस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, और चेहरे पे लगातार हंसी देख रहा हूँ आपके, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन मुझे लगता है कि इस स्थिति में आके भी आप इस तरीके से अपने आप को रखे हुए हैं। ये शक्ति कहाँ से आई, आप में कहाँ से आती है? ये सब आपकी वजह से, ये सब है ना आपकी वजह से, ये मेरे वजह से? आप यूं नहीं कहिए आपकी कि वजह से, यूं, आपकी वजह से। तो मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये हिम्मत, देखिए इंसान हिम्मत तो खुद ही अपने हृदय से करता है, लेकिन ये हिम्मत। एक एक सुनो सुनो सुनो, मेरे माँ बाप ने मेरे पीछे बैठने का साहस जी नहीं किया, लेकिन ये जो अंकुर भाई है ना, ये जो है ना, ये पीछे क्या लिखा है, कंपेन सागौन एंकलाइजिंग फॉर, ये आपकी वजह से ही है। देखिए, ये तो ये सब है ना,
इस आपकी वजह से। देखिए, इस काम को तो मैं अपना कर्तव्य समझ के करता हूँ, भले ही इसको किसी तरीके से कोई लेता हो। और जो आपने ये हाथ जोड़ा है, मैं खुद में बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप मुझे हाथ जोड़ रहे हैं। मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। असं नाही भाऊ। दरअसल मेरा तो उद्देश्य है कि इस स्थिति में ही कोई ना आए। कास्ट इंडिया को एक तरीके से प्लेटफॉर्म पे लाने का ही ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज अच्छा। जिस स्थिति में सचिन हैं, उस स्थिति में कोई भी एड्स का पेशेंट ना आए। उनको पहले ही आगाह करें, उनको पहले ही जागरूक कर दिया जाए कि इस तरीके से इसमें होता है। वो चीजें पहले ही उनको बता दी जाए, अवेयर कर दिया जाए, ताकि वो इस स्थिति में पहुंचे ही नहीं। ये सचिन हो या फिर अभी कुछ दिन पहले जो एक और कहानी आपके सामने लेकर आया था, जो बंगाल के हमारे दोस्त थे, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब जानकारी के अभाव में और इलाज में हुई देरी का नतीजा है। और आर्थिक स्थिति लचरता की वजह से ये सब हो रहा है, जिसकी वजह से इस कगार पे मरीज पहुंच जाते हैं कि बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं तो ऐसे सचिन फटांगरे और जो हमारे बंगाल के मित्र हैं, उनको बहुत ही उनकी तारीफ करना चाहूँगा, उनके जज्बे को सलाम करना चाहूँगा कि कम से कम ऐसी स्थिति में आके भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी हुई है और एक उम्मीद बाकी रखा हुआ है। दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं और लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं अब सचिन के पास चलना चाहूँगा अपने आगे के क्वेश्चंस को लेके। सचिन, आप ये बताइए कि ये तमाम लड़ाइयाँ तो आपने जारी रखी हुई है। बीच में सर्जरी हुई थी आपकी, तो ये कैसे हुआ? मतलब पूरी जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए, कैसे सर्जरी हुई, कहाँ कराया सर्जरी आपने, अभी क्या स्थिति है और आगे क्या उम्मीद हम रख सकते हैं आपके सेहत के मामले में? हेलो। हाँ जी, बताइए। अच्छा, ये आपकी वो जो फ्रेंड थी ना, शीना कपूर, डीएनए वाली, हम्म, उन्होंने वो पेपर में प्रिंट किया था जी मेरा जी स्टोरी। जी हाँ, तो उसकी वजह से एक दुबई में है ना, जी कोई एक डॉक्टर है, ओके, तो उन्होंने वो पढ़ा था। अच्छा, और वो है ना, मतलब हिंदुजा हॉस्पिटल में उनके दो दोस्त थे, जी मतलब क्लास में। जी, तो उनको उन्होंने कांटेक्ट किया था, अच्छा, तो उस वजह से वो मेरा ऑपरेशन हो पाया था। जी जी जी। मतलब वो पूरा ही वो यानी जांच उस खबर को पढ़ के उन्होंने आपको फोन किया, आपसे संपर्क किया, फिर आपने उनको अपनी बात बताई और आगे सर्जरी के रास्ते खुले आपके। हाँ, मतलब वो कास्ट इंडिया की वजह से हुआ था पूरा। जी जी। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं कि जिस वक्त सचिन ने कास्ट इंडिया के संपर्क में जब सचिन आए थे, तो चूंकि कास्ट इंडिया का ये प्रयास भी है कि लगातार अवेयरनेस, इवन की कास्ट इंडिया जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको भी लगातार एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, इस बीमारी के बारे में लगातार उनको भी जागरूक करने की कोशिश में जुटा रहता है। तो एक कास्ट इंडिया का जो ब्लॉग है, उस ब्लॉग में जो उस समय की मतलब मौजूदा जो पत्रकार थी चीना कपूर, जो डीएनए अखबार में उस समय कॉरेस्पोंडेंट थी, उन्होंने सचिन की ये स्टोरी जो है वहां देखी थी और उन्होंने इसको डीएनए अखबार में प्रकाशित किया था प्रमुखता से। और ये पूरे भारत में, खास तौर पे मुंबई एडिशन में छपा था। जिसके बाद जैसा कि सचिन ने आपको बताया कि इनको किसी नहीं शख्स तो ने ऐसे किसी वो जी जेएनयू, मतलब वो इंटरनेशनल छपता है पूरा। हाँ जी। तो उसको देखने के बाद किसी डॉक्टर ने इनको फोन किया बाहर से, और फिर एक कड़ी जुड़ी और आज सचिन की सर्जरी हो चुकी है हिप रिप्लेसमेंट की। थोड़ा सा अभी ये इस वक्त बेड पे ही हैं, क्योंकि रिकवरी के प्रोसेस में है और बहुत जल्दी ये अपने पैरों पे खड़े होंगे, मुझे पूरी आशा है। तो सचिन, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जैसे एस फाइटर्स को? आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको?
सर मेरा संदेश तो ये होगा कि कहीं भी कुछ भी हो, भगवान पे भरोसा रखो। जी। यानी और पूरी उम्मीद ईश्वर पे रखते हुए अपने आप को, अपना हिम्मत जो है उसको बरकरार रखते हुए इस बीमारी से लड़ाई लड़नी है। हाँ 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 जी। तो दोस्तों, अभी आपने देखा, एक संक्षेप में हमने सचिन गंगाराम फटांगरे की पूरी कहानी आपके सामने रखने की कोशिश की सीमित समय के अंदर। दोस्तों, ये बड़ी ही दिल को झकझोरने वाली और हैरान कर देने वाली है, मतलब ये वाकया है। सचिन गंगाराम फटांगरे जिस स्थिति में हैं, पूरे हिंदुस्तान में अगर ढूंढा जाए तो कई मरीज इस हालत में मिलेंगे जो अभी तक हमारी पहुंच से दूर हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे मरीजों तक पहुंच बनानी होगी, और ये भी सोचना बहुत जरूरी होगा कि जिस हालत में सचिन पहुंचे हैं, उस हालत में पहुंचने के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। ये बार बार ये सवाल मैं अपने हर कार्यक्रम में करता हूँ। इस सवाल का जवाब ढूंढा जाना चाहिए, क्यों ऐसी हालत में कोई पहुंच रहा है। आखिर वो कौन सी ऐसी कमियां हैं, वो ऐसी कौन सी कड़ियां हैं जिसकी हमें तलाश करनी चाहिए, कि जिससे मजबूर होकर कोई सचिन फटांगरे, एक अच्छा खासा सिविल इंजीनियर जो इस समाज को बहुत कुछ दे सकता था, अपने आप को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकता था, अपने परिवार के लिए सपोर्टिव हो सकता था, आज वो सचिन फटांगरे इस उम्मीद में बिस्तर पे लेटा हुआ है कि वो जल्दी ही ठीक होगा और समाज के लिए कुछ कर पाए। दोस्तों, ये सोचना पड़ेगा कि इसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार है। दोस्तों, ये भी सोचना पड़ेगा, क्या इसके लिए समाज जिम्मेदार है। और ये भी अपने आप से सवाल करना जरूरी है, चाहे वो एड्स से जूझता हुआ मरीज हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, कि हमारे इस समाज में क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इस तरीके के मरीजों को हम सपोर्ट कर सके, इनकी स्थिति को हम समझ सके, इनकी पीड़ा को हम महसूस कर सके, और इनको इस हालत में आने से रोकने के लिए योगदान कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि सचिन फटांगरे की इस कहानी को देखकर आप लोगों को जरूर इन तमाम प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना चाहिए, और आप ढूंढेंगे। तो इसके साथ ही इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है। फिर से एक बार एक नई कहानी या एक सूचना परक इंफॉर्मेटिव स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँ। नमस्कार।